हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहले राम आए और फिर कृष्ण, पहले त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में यह साबित कर दिया है कि महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी। क्या हमारे सदियों पुराने विश्वास गलत हैं या फिर इन अकादमिक दावों के पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा खेल चल रहा है? आज का यह वीडियो केवल इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए नहीं है। आज का युवा फैक्ट्स और लॉजिक पर बात करता है। जब आपसे कोई कहता है कि हमारी पुरानी किताबें केवल काल्पनिक कहानियां हैं, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस बात को डिकोड करेंगे कि जमीन के नीचे मिले 1200 ईसा पूर्व के बर्तनों ने कैसे इस विवाद को जन्म दिया, बल्कि हम उस माइंड गेम को भी समझेंगे जिसका इस्तेमाल करके हमारे ही देश में राजनीति की गई और इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हम देखेंगे कि कैसे भाषा और कबीलाई समाज के नियमों के आधार बनाकर रामायण को एक बाद का सुव्यवस्थित राज्य बता दिया गया। अगर आप आज के इस डीप डिबेट को समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इतिहासकार आपके तर्कों को काट नहीं पाएगा। ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं और इसका हमारे आज के समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इसके लिए इस डीप एनालिसिस को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। सनातन परंपरा और हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां हमेशा से बिल्कुल साफ रही हैं। कालखंड 4 युग में बटा है। भगवान राम का जीवन त्रेता युग में घटित हुआ था और महाभारत का महायुद्ध उसके बाद के द्वापर युग के अंत में हुआ था। विष्णु के अवतारों का क्रम भी यही कहता है, जहां राम 7वें और कृष्ण 8वें अवतार है। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे विश्वास को पलटकर रख दिया है। पश्चिमी विद्वानों और भारतविदों ने, जिन्हें हम इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, एक बिल्कुल नया और विरोधाभासी नैरेटिव दुनिया के सामने रख दिया है। हरमन जेकोबी, जेएल ब्रांकीगटन और एएल बाशम जैसे बड़े नामों ने दोनों महाकाव्यों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने जो सबूत पेश किए वो हवाई बातें नहीं थी, वो बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से दिए गए सबूत थे। उनके सबसे मजबूत तर्कों में से एक था भाषा की बनावट, जिसे फिलोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। साहित्य के विकास का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। पहले साधारण, खुदरी और नियमों से मुक्त भाषा बनती है। उसके बाद बहुत ही सजी धजी व्याकरण से बंधी हुई आधुनिक भाषा का विकास होता है। जब इन विद्वानों ने महाभारत के श्लोकों का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि महाभारत की संस्कृति थोड़ी कच्ची है। उसमें वैदिक संस्कृति के बहुत से अवशेष मिले हुए हैं जो महर्षि पाणिनि के व्याकरण के कड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं। दूसरी ओर वाल्मीकि रामायण की संस्कृत बहुत ही परिष्कृत, सजी हुई और नियमबद्ध है, जिसे हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। विद्वानों ने सीधा तर्क दिया कि जो भाषा नियमों से अधिक बंधी हुई है और जो परिष्कृत है वह ऐतिहासिक रूप से बाद में ही आ सकती है। इसलिए भाषा के आधार पर महाभारत ज्यादा पुराना है। लेकिन बात सिर्फ भाषा पर आकर नहीं रुकती है। एएल बाशम ने अपनी प्रसिद्ध किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में समाजशास्त्रिक विकास का तर्क दिया है। महाभारत में हमें एक ऐसा समाज दिखता है जो जनपदों और छोटे कबीलों में बटा हुआ है। वहां द्रौपदी के 5 पति होने जैसी बहुपति प्रथा आपको दिखती है। पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म जिस नियोग प्रथा से हुआ था वह एक बहुत ही पुराने कबीले समाज का एक हिस्सा मानी जाती है। इसके विपरीत रामायण का समाज बहुत ही आधुनिक और आदर्शों से भरा हुआ है। वहां एक बहुत बड़ा सुव्यवस्थित साम्राज्य यानी अयोध्या था। वहां एक पत्नी व्रत सबसे बड़ा नियम था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद भगवान राम थे। इतिहास गवाह है कि इंसान पहले छोटे कबीलों में रहता है और अक्सर जमीन या सत्ता के लिए आपस में लड़ता है। बाद में वह एक व्यवस्थित राज्य बनना सीखता है। इस विकास क्रम में रामायण का समाज महाभारत की कहानी से कहीं अधिक विकसित और एडवांस लगता है। इसलिए इन विद्वानों ने यह घोषणा कर दी कि समाज के विकास के नजरिए से रामायण महाभारत के कई सदियों बाद की रची हुई रचना है। ये तर्क सुनने में इतने सटीक लगते हैं कि पहली बार में ही किसी को भी यकीन हो जाएगा। लेकिन भाषा और समाज के नियम तो समय के साथ बदल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे गहराई से बात करेंगे और इन थ्योरी को भी हम डिकोड करेंगे। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन भाषाई तर्कों को साबित करने के लिए जमीन के नीचे खुदाई शुरू हुई। क्या जमीन के नीचे दबे हुए सबूत और भूगोल भी यही कहानी कह रहे हैं? और वो कौन सा पुरातात्विक रहस्य था जिसने इन पूरी बहस को
एक नया मोड़ दे दिया था। अकादमिक जगत में महाभारत को पुराना बताने के लिए एक और अत्यंत प्रभावशाली तर्क दिया जाता है और वो था भूगोल का ज्ञान। अगर आप महाभारत की घटनाओं को देखें तो वे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत तक ही सीमित है। कुरु, पंचाल, मद्र और सिंधु जैसी जगहें महाभारत के मूल रचयिता को दक्षिण भारत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उनका साम्राज्य मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदानों में ही था। लेकिन रामायण का भूगोल इससे एकदम विपरीत है। वाल्मीकि रामायण में उत्तर के अयोध्या से लेकर विंध्य पर्वत पार करते हुए दक्षिण के दंडकारण्य और किष्किंधा तक बहुत ही सटीक वर्णन मिलता है। कथा समुद्र पार करके श्रीलंका तक भी जाती है। आधुनिक ऐतिहासिक सिद्धांतों, खासकर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के अनुसार सभ्यता उत्तर पश्चिम से शुरू होकर धीरे धीरे पूर्व और फिर दक्षिण की ओर फैली। चूंकि महाभारत का समाज उत्तर पश्चिम तक सीमित है, इसलिए इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि महाभारत उस काल का वर्णन है जब संस्कृति वहीं पर पनप रही थी। रामायण का समाज पूर्वी गंगा के मैदानों में स्थापित हो चुका था और सुदूर दक्षिण की खोज कर रहा था, जो ऐतिहासिक रूप से एक बाद की प्रक्रिया है। इस भौगोलिक तर्क को एक ऐसा साक्ष्य मिल गया है जिसने इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना दिया है। 20वीं सदी के मध्य में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक प्रोफेसर बीबी लाल ने कुरु वंश की पौराणिक राजधानी हस्तिनापुर का उत्खनन किया। इस खुदाई में उन्हें एक विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें पेटेंट ग्रेवेयर या फिर PGW कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर इस संस्कृति का काल 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है। कुछ दशकों बाद जब अयोध्या और रामायण से जुड़े अन्य स्थलों की खुदाई हुई तो वहां नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं जिन्हें NBPW संस्कृति के बर्तन कहा जाता है। पुरातात्विक स्तरों में ये NBPW बर्तन स्पष्ट रूप से हस्तिनापुर के PGW बर्तनों के बाद के आते हुए दिखाई देते हैं। इनका समय लगभग 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। चूंकि रामायण के शहरों के बर्तन महाभारत के शहरों के बर्तन की तुलना में नई मिट्टी की परतों में पाए गए हैं, तो धर्मनिरपेक्ष पुरातत्वविदों ने यह घोषणा कर दी है कि रामायण के शहर महाभारत के शहर के शताब्दियों बाद में आबाद हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। अगर महाभारत प्राचीन है तो फिर महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को राम की कथा क्यों सुनाते हैं? इसे हम रामोपाख्यान कहते हैं। इसमें पूरे 728 श्लोक हैं। अकादमिक जगत इस सवाल का समाधान प्रक्षेप के सिद्धांत में करता है। उनका तर्क है कि महाभारत कोई एक दिन में लिखी गए एक ग्रंथ नहीं है, यह सदियों तक संपादित होता रहा है। विद्वानों का मानना है कि रामोपाख्यान को महाभारत के बाद के संस्करणों में जबरदस्ती जोड़ा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि रामोपाख्यान में राम को अवतार नहीं बल्कि केवल एक महान मानव नायक माना गया है। इससे यह साबित होता है कि रामायण का जो देवत्व वाला हिस्सा है वो बहुत बाद में बना है। मैं अभी इस बात के असली रहस्य पर आता हूं, पर अगर आपको इतिहास का यह डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या जमीन से निकले बर्तनों के आधार पर लाखों साल पुराने इतिहास को गलत ठहराना सही है। चलिए अब हम वीडियो में आगे देखते हैं। ये सारे सबूत भूगोल, बर्तन, भाषा और समाज सुनने में बहुत तार्किक और साइंटिफिक लगते हैं। एक आम इंसान जब इन्हें पढ़ता है तो उसका अपने इतिहास पर से विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन क्या इन सबूतों को खोजने और इस पूरे नैरेटिव को स्थापित करने के पीछे का मकसद वास्तव में सच्चा इतिहास जानना था, या फिर ये सब एक बहुत ही बड़े सोचे समझे मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा था? एक ऐसा खेल जिसका असर आज भी हमारी राजनीति और समाज पर दिखाई देता है। अभी तक हमने देखा कि कैसे मिट्टी के बर्तनों, भाषा और भूगोल को आधार बनाकर एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो हमारे अपने विश्वास से बिल्कुल अलग था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतिहास को इस नजरिए से देखने का फायदा किसे हो रहा है? क्या सच में यह खोज इतिहास को समझाने के लिए थी या फिर यह एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी? अंग्रेजों के भारत में आने से पहले रामायण और महाभारत को हमारे देश में केवल एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास माना जाता था। इतिहास शब्द का अर्थ ही होता है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में पश्चिमी विद्वान जैसे कि थॉमस मेकाले और मैक्स मूलर भारत आए। उनका इतिहास देखने का नजरिया हमसे बिल्कुल अलग था। उनके लिए इतिहास का मतलब था पत्थर पर लिखे सबूत,
तारीखें और कब्रें। उन्होंने भारतीय कालक्रम और युगों की अवधारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के मन में यह डालना था कि उनका अपना कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। उन्होंने हमारे सनातन ग्रंथों को इतिहास की जगह माइथोलॉजी यानी काल्पनिक पौराणिक कथाएं कहना शुरू कर दिया, ताकि हम अपनी जड़ों से कट जाएं और ब्रिटिश संस्कृति को श्रेष्ठ मानने लगे। पश्चिमी विद्वानों की यह मान्यता कि समाज हमेशा आदिम और पूर्व अवस्था से शुरू होकर एक सभ्य और परिष्कृत अवस्था की ओर बढ़ता है, यह पूरी तरह से डार्विन के विकासवाद पर आधारित है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि महाभारत का समाज आदिम था और रामायण का समाज सभ्य, इसलिए महाभारत पहले आया। लेकिन सनातन परंपरा का युग चक्र इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारा दर्शन कहता है कि समय के साथ मानव की नैतिकता, आध्यात्मिकता, शक्ति और शारीरिक शुद्धता का पतन होना शुरू हो जाता है। रामायण जो त्रेता युग में हुई, उस काल का प्रतिनिधित्व करती थी जहां धर्म का पालन अपने उच्च स्तर पर था। जब समाज महाभारत काल तक पहुंचा, तब तक मानवीय मूल, युद्ध के नियम और सामाजिक नैतिकता का भारी पतन हो चुका था। महाभारत में वर्णन, क्रूरता और नैतिक अस्पष्टता किसी आदिम समाज का लक्षण नहीं, बल्कि वह एक महान सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। द्रौपदी का बहुपतित्व तत्कालीन समाज का सामान्य नियम नहीं था, बल्कि उसे ग्रंथों में एक विशिष्ट और देवीय अपवाद के रूप में वर्णित किया गया था। आजादी के बाद भी कई वामपंथी विचारधारा वाले इतिहासकार ने इसी पश्चिमी नैरेटिव को आगे बढ़ाया। उन्होंने उन्हीं साहित्यिक और भाषाई सबूतों का सहारा लिया और हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में यह सेट कर दिया कि ये ग्रंथ केवल कवियों द्वारा रची गई कविताएं हैं। उन्होंने राम और कृष्ण को भगवान नहीं, बल्कि केवल अलग अलग समय के कबीलाई सरदारों के रूप में बताया। लेकिन अंग्रेजों ने और पश्चिमी विद्वानों ने जो बीज बोया, उसकी फसल केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रही है। अंग्रेजों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में हमारे ही देश में इन थ्योरीज का इस्तेमाल कैसे एक घातक राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है? कैसे एक भूगोल और भाषा की थ्योरी ने भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का काम किया है। रामायण के भौगोलिक विस्तार को, यानी उत्तर से दक्षिण की यात्रा को आधार बनाकर आर्यन आक्रमण सिद्धांत को हवा दी गई है। 1920 के दशक में दक्षिण भारत में पेरियार, ईवी रामास्वामी और उनकी जस्टिस पार्टी ने इसका राजनीतिकरण किया। राजनीति में एक ऐसा विमर्श सेट किया गया है कि भगवान राम जो कि उत्तर भारतीय और आर्यन के हैं, उन्होंने रावण जो कि दक्षिण भारतीय या द्रविड़ परंपरा का है, उस पर हमला करके उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया है। इसके जरिए दक्षिण भारत में एक मजबूत सनातन विरोधी और ब्राह्मण विरोधी राजनीतिक वोट बैंक तैयार किया गया। इस नैरेटिव का प्रभाव आज भी तमिलनाडु की राजनीति में साफ दिखाई देता है। यानी जो बात भाषा और भूगोल से शुरू हुई थी, वो अब समाज को बांटने का एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। लेकिन इस मास्टरमाइंड गेम का सबसे बड़ा उदाहरण साल 2007 में सामने आता है, जब भारत और श्रीलंका के बीच में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु को तोड़कर रास्ता बनाया जाना था। जब इसका विरोध हुआ तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे में साफ तौर पर लिखा था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस केवल एक पौराणिक ग्रंथ है और भगवान राम के ऐतिहासिक अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सबूत नहीं है। सोचिए, जिस देश की संस्कृति और पहचान ही इन ग्रंथों पर आधारित हो, वहां की सरकारें ही उनके अस्तित्व को नकार रही थी। हालांकि बाद में भारी विरोध के कारण इस हलफनामे को वापस ले लिया गया था, लेकिन यह घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया नैरेटिव आज तक हमारे सिस्टम में जिंदा है। यह साफ हो जाता है कि यह केवल इतिहास की खोज नहीं थी, यह एक पूरी स्क्रिप्ट थी जिसका उद्देश्य था हमारी ऐतिहासिक जड़ों को कमजोर करना। हमारे इतिहास को माइथोलॉजी बता दिया गया और फिर उसी को आधार बनाकर राजनीति पार्टियां ने समाज को बांटना शुरू कर दिया। यह सब कुछ एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह फिट बैठ जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह पूरी थ्योरी एक एजेंडा है, तो क्या हमारे पास में विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इसे तोड़ने का कोई रास्ता है? इस अकादमिक दावे का वो कौन सा एक ऐसा छोटा सा लूप होल है जो इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर सकता है? अब हम इस पूरी बहस के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। पश्चिमी भारतविदों की सबसे बड़ी वैचारिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने किसी ग्रंथ के संकलन की तिथि को ही उस घटना के घटित होने की तिथि मान लिया था। जैसे अगर मैं आज 2024 में बैठकर 1857 की क्रांति पर कोई किताब लिखता हूं, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि 1857 की क्रांति 2024 या
2026 में हुई थी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से भाषाई विश्लेषण केवल यह सिद्ध करता है कि वाल्मीकि रामायण जिस लौकिक संस्कृति में लिखी गई वह पाणिनि के नियमों के बाद की है, लेकिन वो यह सिद्ध नहीं करता है कि राम कृष्ण के बाद में आए थे। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि रामायण की घटनाएं हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुई, लेकिन उसे जनमानस में जीवित रखने के लिए समय समय पर उस दौर की सबसे आधुनिक और परिष्कृत भाषा में फिर से लिखा और फिर परिमार्जित किया गया था। क्योंकि रामायण एक संगठित महाकाव्य था, इसलिए उसे अपडेट करना आसान था। दूसरी ओर महाभारत एक विशाल और विश्वकोशीय ग्रंथ था, इसलिए उसमें अपनी प्राचीन भाषाई जटिलताएं और वैदिक संस्कृति के अवशेष बने रहे। भाषा का व्याकरणिक परिष्कार केवल साहित्यिक मानवीकरण के अलग अलग चरणों को दर्शाता है, घटनाओं के क्रम को नहीं दिखाता है। इसी तरह बीबी लाल के पुरातात्विक साक्ष्य केवल यह बताते हैं कि हस्तिनापुर में 1200 ईसा पूर्व के बर्तन मिले हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वह नगर 1200 ईसा पूर्व में ही स्थापित हुआ था। इसका अर्थ यह है कि पुरातत्वविदों की पहुंच अभी बस उस विशिष्ट स्तर तक ही पहुंच पाई है। आधुनिक कालक्रम को सबसे बड़ी चुनौती आधुनिक पुरा खगोल विज्ञान उससे मिलती है। दोनों महाकाव्यों में ग्रहों की स्थिति और ग्रहणों के सैकड़ों अत्यंत विशिष्ट खगोलीय अवलोकन दर्ज हैं। जब आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन घटनाओं की गणना की जाती है तो रामायण का कालक्रम महाभारत से कई हजारों वर्ष पूर्व का ही निकलता है, जो हमारी पारंपरिक युग व्यवस्था की पुष्टि करता है। अंततः यह तर्क कि रामायण महाभारत का उल्लेख नहीं करती है इसलिए वह पुरानी है, यह एक बहुत ही तार्किक बात है, क्योंकि त्रेता युग का ग्रंथ भविष्य के द्वापर युग की घटनाओं का उल्लेख कैसे कर सकता है। लेकिन महाभारत में रामायण का उल्लेख होना, हनुमान का भीम से मिलना और कई चिरंजीवियों की उपस्थिति दोनों युगों के बीच एक सेतु का काम करती है। इन सभी सबूतों को केवल बाद में जोड़ा गया कहकर खारिज कर देना उन शिक्षा विधियों के एक खास पूर्वाग्रह को दिखाता है, जो केवल अपने पूर्व निर्धारित विकासवादी नैरेटिव का ही समर्थन करना चाहते हैं। निष्कर्ष यही है कि महाभारत को रामायण से पूर्व रचे जाने का अकादमिक सिद्धांत भाषा और मिट्टी के बर्तनों की एक सीमित समझ पर टिका हुआ है। लेकिन जब इन ग्रंथों का अध्ययन एक भारतीय दृष्टिकोण से किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी पारंपरिक स्मृति ही सबसे सटीक है। पश्चिमी लेंस ने हमारे इतिहास को डिकोड तो किया, लेकिन अक्सर अपने फायदे के लिए। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में लॉजिक और फैक्ट्स के साथ में बताइएगा उन इतिहासकारों के भाषा और भूगोल वाले तर्कों को हम और आप किन वैज्ञानिक तरीकों से गलत साबित कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे और किसी ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।